नमस्ते भाई लोग। हमारे रैंकर ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है भाई। देखो देखिए, आपको पता है इसका पार्ट संख्या 1 तो हमने पढ़ लिया था भाई, जो हमारा नंबर सिस्टम चल रहा था। ठीक है, इसकी पहली क्लास तो हो गई थी। जिसने नहीं लिए वो जाके ले लिया जाए कृपया करके, क्योंकि पहले हमने कंप्लीट बेस पढ़ा है, फिर आज करेंगे उसकी प्रैक्टिस। फिर आगे टॉपिक्स वाइज पहले कंप्लीट बेस करेंगे, फिर हम करेंगे प्रैक्टिस। ठीक है भाई। देखो देखिए, जो हमने जो हमने कल भाई इसका बेस पढ़ा था, उसके आधार पे हम आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मित्रों, सज्जनों, देवियों, हाँ भाई, देवियों भी है क्या यहाँ पे? देखो देखिए, तो इस क्लास को लाइक और शेयर कर दिया जाए। ठीक है भाई। देखो देखिए, चलते हैं हमारे, आज हम 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है भाई, देखते हैं। देखिए, पहले तो वो क्वेश्चन करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर्स एग्जाम क्वेश्चन है, वो करेंगे। देखो देखिए, आपके सामने जो आरपीसी सेकंड ग्रेड 2023 का जो पेपर हुआ अभी अभी, ठीक है भाई, जो 23 के अंदर हुआ, उसका ये पहला सवाल है। ये सवाल है संख्या का बार हटाने वाला, और मैंने आपको बार हटाना सिखाया था। देखो देखिए कैसे हटाएंगे भाई। पहले तो हम संख्याओं को लिख लो आप डायरेक्ट। पहले हम संख्याओं को लिखेंगे, पॉइंट और बार को भूल जाए, पहले संख्याओं को लिखेंगे। अब देखो देखिए, संख्याओं को लिख लिया आपने। हाँ, अब देखो आप कितनी संख्या के ऊपर बार है। देखो 2 अंक के ऊपर क्या है, बार है, इसलिए हम नीचे 2 9 लगाएंगे। ठीक है भाई। अब देखो देखिए, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है, देखो जिस संख्या के ऊपर बार है उतने तो हम 9 लगा लिए भाई। 2 अंक के ऊपर बार है, इसलिए हमने 2 9 लगा दिए। अब देखो देखिए भाई, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है, देखो आपको पता है 189 है, इसके ऊपर क्या नहीं है, बार नहीं है। बार नहीं है तो इसको, जिसके ऊपर बार नहीं होता है उसको संख्या में से घटाना होता है। अब देखो देखिए, अब दो बातें तो ध्यान रख सकते हो भाई। भाई जिस भाई जितने अंक के ऊपर बार है उतने 9 लगाना है, और जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उसको घटाना है। ये बातें ध्यान रख सकते हो। अब आपको एक बात नोटिस करनी है, पॉइंट के बाद में अगर बार वाली संख्याओं को छोड़ के, है ना, बार वाली संख्याओं को नेगलेक्ट करना है भाई। पॉइंट के बाद में अगर कितने अंक है ये देखना है, बार वाली संख्याओं को छोड़ना है। ठीक है भाई। अब देख रहे हो पॉइंट के बाद में 1 अंक है, तो इसका पॉइंट हटाया जाए तो नीचे कितना आएगा भाई, 1 0 आएगा। ठीक है भाई। ठीक है? आपको ये देखना है पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है जो बिना बार की है। जितनी संख्या होगी उतनी 0 लगाने हैं आपको। ठीक है भाई। अब देखो देखिए, हाँ, तो ये हो जाएगा आपके सामने 18,782, और नीचे कितना आ गया भाई, 990। ठीक है भाई। हाँ, अब देखो ये 2 से कट रहा है, इसलिए आपके सामने हो जाएगा ये 93,291,495। ठीक है भाई। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ब हो जाएगा। आगे की बात समझ। तो ये बार हटाने वाला सवाल 100% आता है, आपके हर साल आता है एग्जाम में। तो कुछ नहीं करना है भाई, आप तो पहले ये करना है। देखो एक इसको देखो, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसको एक बार फिर से समझा देता हूँ। ठीक है, कोई आपत्ति है क्या? हाँ भाई। देखो देखिए, क्योंकि मेरे को पता है कंडीशन बहुत खराब है भाई। देखो देखिए, बार कैसे हटाते हैं, पहले तो आप देखो, पहले संख्याओं को एज इट इज लिखो। ठीक है, संख्याओं को हमने एज इट इज लिख दिया, कोई आपत्ति है क्या? नहीं है भाई। अब हमने क्या किया है, देखो देखिए, अब देखो आप, अब देखो कितने अंक के ऊपर बार है, 2 अंक के ऊपर बार है, इसलिए 2 9 लगा दिया। ठीक है भाई। अब देखो, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है, देखो किसके ऊपर बार नहीं है, 189 है, इसके ऊपर क्या नहीं है, बार नहीं है, इसको आप घटाओगे। अब आपको देखना है बार वाली संख्याओं को छोड़ के। ठीक है भाई। बार वाली संख्याओं को छोड़ के आपको ये देखना है पॉइंट के बाद में जितनी, पॉइंट के बाद में जितने अंक है उतने 0 लगाने हैं। पॉइंट के बाद में आप देख रहे हो एक ही अंक है, तो नीचे आप 1 0 लगाओगे। ठीक है भाई। तो ये आ जाएगा आपके सामने 18,782, नीचे आ जाएगा 990। अब ये ऊपर नीचे आपके 2 से कट जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आ जाएगा ये 9391, और ये हो जाएगा आपके सामने 495। ठीक है भाई, 2 से काट लो, आधा आधा हो जाएगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई, ब हो जाएगा। अब देखो देखिए आगे, ये रिलेशन हमने जब एचसीएफ और एलसीएम पढ़ रहे थे, ये रिलेशन आया था दो संख्याओं का गुणा। मतलब आपके सामने जो फर्स्ट संख्या होती है
और सेकंड संख्या है। दो संख्याओं का गुणा आपके जो एचसीएफ और एलसीएम है ना, एलसीएम और मल्टीप्लाई एचसीएफ के क्या होता है, बराबर होता है। ये रिलेशन हमने पढ़ा था जब एचसीएफ और एलसीएफ पढ़ा रहे थे तब। देखो देखिए ये आपके 2019 में पूछा गया है। ठीक है भाई, दो संख्याओं का मल्टीप्लाई किसके बराबर होता है, एचसीएफ और, देखो भाई दो संख्या है, आप उसका एचसीएफ निकालो और एलसीएम निकालो, तो उन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लाई के क्या होता है, बराबर होता है। अब आप इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं भाई। देखो देखिए आगे चले, देखो अब देखो देखिए वही बार हटाने वाला सवाल, ये देखो 2019 में भी आया था, 2013 में भी आया था। ठीक है भाई, तो ऑप्शन चेंज थे, 13 में जो आया था ना भाई इसके ऑप्शन चेंज थे। ठीक है भाई, सवाल तो यही था। तो वही बात है, देखो ये तो सीधा साफ है, दो संख्याओं के ऊपर बार है। ठीक है भाई, इसलिए 2 9 लगा दो। और बिना, देखो देखिए बिना बार वाली तो संख्या है ही नहीं क्योंकि 0 है। ठीक है भाई, पॉइंट के बाद में भी संख्या नहीं है, तो इसलिए इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा भाई आपके सामने, हाँ 23/99। ठीक है भाई, अब देखो देखिए ये कंडीशन, देखो ये आपके सामने आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2016 में आया हुआ सवाल है। इसको थोड़ा देखो, अगर आपने बेस पढ़ा है इस चैप्टर का तो इस सवाल को आराम से कर लोगे। देखो मैंने आपको आपको संख्याओं पे संक्रिया पढ़ाई थी, जाके देखो आप, संख्याओं पे संक्रिया एक टॉपिक पढ़ाया था मैंने। अब देखो मैंने बताया था आपको दो, देखो देखिए क्या बताया था आपको, मैंने बोला अगर परमेय संख्या है, संख्या और एक अपरमेय संख्या है, चाहे इन दोनों को जोड़ो भाई, चाहे इन दोनों को जोड़ो, चाहे घटाओ, चाहे गुणा करो, चाहे भाग करो, तो हमेशा एक अपरमेय संख्या आती है। कौन सी आती है भाई, अपरमेय संख्या आती है। एक तो ये कंडीशन है, और दूसरी बात मैंने बताया था आपको, एक परमेय संख्या है भाई, कौन सी, एक परमेय संख्या और दूसरी भी परमेय संख्या है। ये संक्रिया मैंने बताया था आपको भाई, इन दोनों को जोड़ो भाई, इन दोनों को आप जोड़ो, चाहे घटाओ, चाहे गुणा करो, चाहे भाग करो, तो हमेशा भाई परमेय संख्या ही आती है। कौन सी संख्या आती है भाई, परमेय संख्या आती है। देखो देखिए इसको ऐसे समझो भाई, परमेय संख्या एक तरह से शुद्ध मान होता है, क्योंकि ये इसका दशमलव प्रसार शांत और अशांत आवर्ती होता है, और ये अशुद्ध होता है। अपरमेय क्या होता है, अशुद्ध मान होता है। तो आप ऐसे सोचो भाई, शुद्ध जल है और अशुद्ध जल है, दोनों को मिलाओगे तो हमेशा अशुद्ध ही आएगा, और शुद्ध जल और शुद्ध जल को मिलाओगे तो शुद्ध जल ही आएगा। लेकिन आप देखो, आप अब बात आती है, देखो भाई अपरमेय संख्या, अब बात आती है यहाँ पे, अगर एक अपरमेय संख्या है, दूसरी अपरमेय संख्या है, कौन सी है, अपरमेय संख्या है। अब आप इसको जोड़ोगे, घटाओगे, गुणा करोगे, भाग करोगे, तो या तो परमेय संख्या भी आ सकती है भाई, और या फिर क्या आ सकती है भाई, अपरमेय संख्या भी आ सकती है। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है आपको। देखो देखिए इसने बोला है कोई दो अपरमेय संख्याओं का योग और व्यवकलन अपरमेय संख्या होना आवश्यक नहीं है। देखो देखिए इसने बोला है कोई दो अपरमेय संख्या है, देखो ये रही, ये कंडीशन लग रही है यहाँ पे, कोई दो अपरमेय संख्या है। अब इनका व्यवकलन, व्यवकलन का मतलब जोड़ और व्यवकलन, मतलब प्लस करो या माइनस करो। ठीक है, तो अपरमेय संख्या का होना आवश्यक नहीं है भाई, दो अपरमेय संख्याओं को जोड़ोगे या घटाओगे तो वो अपरमेय संख्या आना आवश्यक नहीं है। भाई सही तो कह रहा है, क्यों आवश्यक नहीं है, मतलब अपरमेय भी आ सकती है और परमेय संख्या भी आवश्यक आ सकती है। तो ये 100% आवश्यक नहीं है भाई, दो अपरमेय संख्याओं को जोड़ोगे तो अपरमेय संख्या ही आएगी। ठीक है, तो ये बात तो इसकी सही है भाई। ठीक है, ये बात तो सही है, कोई दो अपरमेय संख्याओं का गुणनफल अपरमेय संख्या होती है, भाई गलत। दो अपरमेय संख्या है, दो अपरमेय संख्या है, उसका गुणनफल अपरमेय संख्या कैसे हो जाएगी भाई, जैसे मान लेते हैं एक तो है मैंने ले लिया 3 √3 और एक को ले लिया मैंने √5, तो कितना आ रहा है भाई, √15 आ रहा है, ये तो अपरमेय आ रही है। हाँ कितनी आ रही है, अपरमेय आ रही है। लेकिन देखो देखिए भाई अगर मैंने ऐसे ले लिया, आप ऐसे देखो, अब इसको देखो आप, मुझे एक बात बताओ, √2 है और एक अपरमेय संख्या ले ली मैंने √8 है। ठीक है भाई,
हाँ, अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया भाई, √16, और इसका मान कितना हुआ भाई, 4 हुआ। ठीक है भाई, क्योंकि दो अपरिमेय संख्या है, देखो मैंने बताया था ना, दो अपरिमेय संख्या है। अब इसका गुणा भी करोगे, भाग करोगे तो परिमेय भी आ सकती है और अपरिमेय भी आ सकती है, लेकिन ये तो दावे के साथ कह रहा है अपरिमेय संख्या आएगी, तो नहीं भाई। ठीक है भाई, तो ये इसमें अपरिमेय भी संख्या आ सकती है, परिमेय भी आ सकती है। ठीक है भाई, ये कथन पूर्णतः क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। अब देखो कोई दो भिन्न अपरिमेय संख्या है, उनके लिए, अब तो ये देखो दो अपरिमेय संख्या है, दो अपरिमेय संख्या है, देखो पहले तो इसने, देखो दो अपरिमेय संख्या है, अब इनका क्या किया जा रहा है, भाग किया जा रहा है। तो आप मुझे एक बात बताओ, दो अपरिमेय संख्या है, इसका भाग करोगे, परिमेय भी आ सकती है और अपरिमेय भी आ सकती है, लेकिन ये तो बोल रहा है परिमेय, अपरिमेय संख्या आएगी भाई, तो ये भी क्या है, गलत है भाई। ठीक है भाई, परिमेय भी आ सकती है ना भाई, इसलिए हाँ, तो इसमें केवल ये कॉन्सेप्ट लगा है और आपको कुछ नहीं करना है, केवल इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। दो अपरिमेय संख्या मिलके परिमेय संख्या भी आ सकती है और अपरिमेय संख्या भी आ सकती है। ठीक है भाई, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, केवल ए हो जाएगा। ठीक है भाई, हाँ, नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे चलते हैं भाई। देखो देखिए, एक पूर्णांक और उसके वर्ग का योग, देखो देखिए, एक पूर्णांक है, मान लेते हैं कोई भी पूर्णांक है, हाँ, और उसके वर्ग का योग, देखो देखिए, मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लेते हैं कोई पूर्णांक है n, और उसका वर्ग, कोई पूर्णांक है n, n है, और इसका वर्ग, n का वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा, n²। इन दोनों का योग, इन दोनों का योग करें तो क्या आता है, तो आप ऐसे देखो भाई, ये n प्लस n² है, तो आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ से n कॉमन आ रहा है भाई, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में से n कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे 1 बच जाएगा और यहाँ पे n बच जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये क्या है, ये दो लगातार संख्या आ गई, n और n+1, भाई ये दो लगातार संख्या आ गई भाई, लगातार संख्या आएगी ना, दो लगातार संख्या है, आपको पता होना चाहिए, दो लगातार संख्या है, दो लगातार पूर्णांक संख्या है, तो उनका गुणा, जैसे मान लेते भाई n की जगह आप चाहे 2 रख लो, यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3, तो कितना आ रहा है भाई, सम संख्या आ रही है, क्या आ रही है भाई, सम संख्या। चाहे आप यहाँ पे 3 रख लो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4, तो भी कौन सी संख्या आ रही है भाई, सम संख्या आ रही है। इसका मतलब है ये दो लगातार संख्या है, और दो लगातार संख्याओं का, हाँ, गुणनफल, देखो दो लगातार संख्याओं का गुणनफल हमेशा सम संख्या आती है, मैंने बताया था आपको। ठीक है भाई, हाँ, दो लगातार संख्या है, इनका गुणनफल मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा सदैव एक सम संख्या आती है। ठीक है भाई, हाँ, अब देखो देखिए, इसकी बात करते हैं, ये कौन सी संख्या है, आपसे पूछा है, देखो ये 2016 में आया हुआ सवाल है। देखो देखिए, आपसे पूछा है, जो आपके सामने है ये 1452, और ये हो गया 1872। अब आपको तो पता है ये तो परिमेय संख्या है, ऊपर वाली को थोड़ा चेक कर लिया जाए, अगर ऊपर वाली संख्या भी परिमेय संख्या आएगी तो परिमेय बटे परिमेय हो जाएगा। ठीक है भाई, लेकिन देखो ऊपर वाली संख्या मेरे हिसाब से, देखो ये 3 से कट रही है ना, 3 से विभाज्य लग रही है मेरे को, क्योंकि देखो अंकों को जोड़ते हैं तो ये 4 1 5 5 10 और 2 12, इसका मतलब ये इसमें 3 का भाग जा रहा है, इसका मतलब इसका 3 गुणनखंड हो सकता है, का 3 गुणनखंड हो सकता है। देखो देखिए, हाँ, 3 चौक 12, ये 8, ठीक है भाई, ये हुआ। अब देखो थोड़ा गौर करके देखो भाई, गौर करके देखो, ये नीचे वाला तो चल रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है हमें, केवल इसका देख लो आप तो। हाँ, अब मुझे एक बात बताओ, ये तो आपको पता है ये तो 22 का स्क्वायर होता है, तो किसका हो गया, ये तो 22√3 आ गया, लेकिन नीचे कितना है भाई, 1872। लेकिन आप देखो, चाहे मान लेते ये इससे कट भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ये देखो, ये √3 तो रह गया भाई, ये तो कभी नहीं कटेगा किसी नंबर से, इसका मतलब है ऊपर तो अपरिमेय संख्या है, ऊपर तो कौन सी संख्या है भाई, अपरिमेय संख्या है, नीचे कौन सी संख्या है भाई, परिमेय संख्या है। और ये भी मैंने बताया था आपको, जब परिमेय और अपरिमेय संख्या आती है, चाहे इनको चाहे जोड़ो, चाहे घटाओ, चाहे भाग करो, चाहे गुणा करो, तो हमेशा कौन सी संख्या आती है भाई, अपरिमेय संख्या आती है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, अपरिमेय संख्या। ठीक है भाई, हाँ, इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम चलते हैं भाई।
चले जरा आ रहा है समझ में, तो क्लास को शेयर भी कर दिया जाए। हाँ, कौन से दुश्मन है हम आपके। देखो देखिए, अब देखो इसने बोला है जो n एक पूर्णांक संख्या है जिसमें n और n+2 और n+4। देखो इसने क्या दिया है, n एक पूर्णांक संख्या है। देखो आप तीन संख्या दे रखी, n+2 और n+4। देखो देखिए, अब इसने बोला है ये सभी अभाज्य संख्या है, तो n के कितने मान संभव हो सकते हैं, n के कितने मान संभव हो सकते हैं। थोड़ा नोटिस करो भाई, ये अभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर है, और इसमें देखो दो दो का अंतर आ रहा है भाई। n में दो जोड़ोगे तो तभी तो ये n+2 आएगा, और n+2 में दो जोड़ोगे तभी तो क्या आएगा, n+4 आएगा। तो ये देखो दो दो का अंतर है, और आपको पता होना चाहिए अभाज्य संख्या में दो दो का अंतर वाली देखो आपको पता है अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2, 3 और 5, 7, 11, 13। देखो देखिए, आपको पता होना चाहिए लगातार तीन तीन संख्या। देखो ये जोड़ा मैंने बताया था आपको, एकमात्र अभाज्य संख्या में एकमात्र एक ये एक जोड़ा है जिसमें दो दो का अंतर होता है, लगातार तीन अभाज्य संख्या है ये। ठीक है भाई। हाँ, विषम भी है। देखो देखिए, इसका मतलब है ये 3 रहा होगा, तो n की जगह आप कितना रखो भाई, 3। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, ये 5, और यहाँ पे 3+4 कितना हो जाएगा भाई, 7। तो इसका मतलब n की जगह केवल आप एक ही मान रख सकते हो, केवल एक ही मान रख सकते हो। ठीक है भाई। हाँ, मैंने बोला था ना आपको ये जोड़ा ध्यान रखना है। मैं अभाज्य संख्या पढ़ा रहा था तब आप बोल रहे थे भाई इतने बुरे दिन थोड़ी आ गए, हमें अभाज्य संख्या पढ़नी पड़ रही है। हाँ, तो इस जोड़े को याद रखने के लिए हमने करवाया था। और आपको ये भी ध्यान रखना है, ये दो, इसको भी ध्यान रखना है। देखो इसको भी याद करेंगे अभी। ठीक है। हाँ, तो देखो मैंने इस सवाल को कैसे पहचाना, इसने बोला है ये तीनों की तीनों क्या है, अभाज्य संख्या है। थोड़ा गौर करके देखा तो इसमें दो दो का अंतर है। तो मेरे को पता है दुनिया में एक ही जोड़ा है जिसमें दो दो का अंतर होता है, तीन संख्याओं का केवल एक ही जोड़ा है जिसमें दो दो का अंतर होता है। ठीक है भाई। देखो देखिए आगे, प्रत्येक विषम अभाज्य संख्या को, विषम अभाज्य संख्या देखो आपको पता है अभाज्य संख्या यहां से स्टार्ट होती है, यहां से स्टार्ट होती है। लेकिन इसने बोला है विषम अभाज्य संख्या, मतलब ये एकमात्र सम है, इसको तो छोड़ना है आपको भाई, इसको तो छोड़ना है। मतलब अब इनको इनको आप किस रूप में लिख सकते हो, इनका व्यापक रूप पूछा है, विषम अभाज्य संख्या का व्यापक रूप पूछा है। तो आप देखो भाई 3 है, इसको मैं ऐसे, लेकिन n पूर्णांक संख्या है यहाँ पे, n क्या है, पूर्णांक संख्या है। यहाँ पे जो n आ रहा है वो क्या है भाई, पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर है। ठीक है, पूर्णांक संख्या। देखो लिखना चाहिए था इसको, लेकिन नहीं लिखा। देखो देखिए ऐसे तो हम दो भी लेके आ सकते थे। ठीक है भाई, पॉइंटों में कुछ करके कैसे भी। अब देखो 3 को क्या ले सकते हो भाई, ये देखो आप, इसको देखो आप, ये वाला क्या n की जगह में 0 रख, देखो देखिए यहाँ पे देखो, इसमें देखो आप, ये है 4n+3 है। अगर मैं n की जगह 0 रख दूं, n की जगह 0 रख दूं तो क्या 3 आ जाएगा क्या, हाँ भाई आ जाएगा। अगर 5 की बात करें तो आपके सामने देखो ये है 4n+1 है। अगर मैं n की जगह 1 रख दूं, n की जगह में 1 रख दूं तो क्या 5 आ जाएगा, आ जाएगा। 7 है, क्या है भाई, 7 है। साथ में देखो आप 4n+3, देखो देखिए यहाँ पे है n की जगह में कितना रख दूं भाई, 1 रख दूं। ठीक है भाई, n की जगह कितना रख दूं भाई, 1 रख दूं तो कितना आ जाएगा, 4 और 3 7। अब आप आपके सामने आता है भाई 11, क्या आता है भाई 11। तो आप देखो आप, तो ये 4n, ठीक है। हाँ, +3, तो n की जगह अगर मैं 2 रख दूं, n की जगह कितना रख दूं भाई, 2 रख दूं, तो आपके सामने 11 आ जाएगा। ठीक है भाई। तो इसलिए विषम संख्या का है, जो विषम संख्या का व्यापक रूप क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। विषम संख्या का तो व्यापक रूप ये होता है, विषम संख्या का तो व्यापक रूप ये होता है भाई। ठीक है, ये विषम संख्या का ये होता है। लेकिन विषम अभाज्य संख्या का व्यापक रूप क्या होता है, ये दोनों होते हैं भाई। ठीक है, 4n+1 और 4n+3। ठीक है भाई, नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं भाई।
देखो देखिए भाई, चले देखो। हाँ, ये बहुत प्यारा सवाल है। एक सेकंड, इस प्यारे सवाल में थोड़ी मिस्टेक हो रखी है भाई, थोड़ी सुधार दे इसको। हाँ, मिस्टेक ये है कि ये पावर, ये जो पावर है आपके सामने, तो नीचे रह गया भाई, ऊपर चढ़ाना था मेरे को। अब हो गया ये सही। हाँ, अब देखो देखिए आप लोग, अब बात करते हैं इसकी। अब आप क्या देख रहे हो, ये लगातार प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो मुझे एक फॉर्मूला बताओ इसका, प्राकृतिक लगातार प्राकृतिक संख्याओं का फॉर्मूला क्या होता है, जरा बताओ देखिए मेरे को। हाँ, मैंने आपको बेस पढ़ाया था भाई। हाँ, तो इसका फॉर्मूला आपके सामने ये हो गया, आपके सामने एन कोष्टक n+1 तो n+1, ठीक है भाई, अपॉन 6। हाँ, यह आपके सामने प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग है, ठीक है भाई, उसका फॉर्मूला ये हो गया। तो देखो देखिए, अब देखो इसका आंसर कैसे निकालोगे, कोई निकाल पाएगा कि भाई? आसानी है तो, थोड़ा दिमाग लगो, थोड़ा सी दिमाग लगो भाई। ये अगर शुरू से होती तो ये शुरू में ये फॉर्मूला लगा देते हम, लेकिन थोड़ा सी दिमाग लगो भाई। देखो देखिए, ऐसे कर सकता हूँ क्या, मुझे एक बात बताओ, अगर एक से लेके, अगर ये है आपके सामने 20 प्राकृतिक संख्या है, एक से लेके 20 प्राकृतिक संख्या है, ठीक है भाई, एक से लेके 20 प्राकृतिक संख्या है। अगर इसमें से मैं एक से लेके एक से लेके प्राकृतिक संख्या निकाल दूं, भाई आपके सामने है ये एक से लेके 20 प्राकृतिक संख्या है भाई, एक से लेके 20 तक नंबर है, इसमें से एक से लेके 10 तक नंबर निकाल दूं तो 11 से 20 ही बचेंगे ना। तो ये दिमाग लगाना था और कुछ नहीं लगाना था। अब देखो देखिए यहाँ पे एन का मान, देखो एन का मान क्या होता है, लास्ट वाला, तो एन का मान वहां पे रखना है। तो देखो एन का मान है 20, और देखो 20+1, ठीक है भाई, और 20 गुणा 2, है ना, 2 गुणा 20 लिख देते हैं, 2 गुणा 20+1 अपॉन 6, ऐसे इसमें रख दो, एन का मान 10 हो जाएगा भाई, तो ये 10+1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 × 10+1। अरे शॉर्टकट किया करो, ये तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ भाई, ठीक है भाई। तो ये हो गया भाई आपके सामने 20, ये हो गया आपके सामने 21, और ये हो गया आपके सामने 41/6। देखो देखिए, ये हो गया आपके सामने 10 × 11 × 20 और 1 21। भाई 6 से काट दो इसको, 6 से कट जाएगा, ये तो देखो 7 बार ही कट गया भाई, पहले तो 3 से काट दिया, ठीक है, और ये कट गया आपके सामने 10 बारी। तो ये हो गया आपके सामने 7 और 28, हाँ 2870। और ये कितना हो गया, ये भी कट रहा है भाई 3 से, और ये 3 से ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा भाई 55 × 7, ठीक है भाई। तो ये 2870 है, इसमें से 385 घटा लेंगे, ठीक है भाई। तो ये आपके सामने आ रहा है 2495, ठीक है, कहाँ मर गया ये 2495, ओह सॉरी, 2485, 95 लिख दिया क्या मैं? हाँ, 2485, ये रहा। हाँ, इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे चलते हैं भाई। हाँ, फिर आगे देखो, देखिए अगला सवाल, देखो अब इसमें से बताना है कौन सा सही नहीं है। अब आपको पता है, एक न तो अभाज्य संख्या होता है और न ही भाज्य संख्या होता है, न तो को प्राइम नंबर होता है भाई, प्राइम नंबर होता है, न ही ये कंपोजिट नंबर होता है। अब आपको पता है जीरो न तो धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक होता है, ये भी बात सही है। √2 एक अपरिमेय संख्या होती है, ये भी बात सही है। लेकिन देखो पी और क्यू, इसने बोला है पी और क्यू है, इन दोनों का मल्टीप्लाई हमेशा एक सम संख्या होती है। हाँ,
तो क्या है, एक सम संख्या है। पी और क्यू का मल्टीप्लाई क्या है, सम संख्या है। इसने बोला है अगर पी और क्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो कौन सी संख्या आती है, सम संख्या आती है। तो इसने बोला है पी और क्यू हमेशा सम संख्याएं ही होंगे। ये जो पी है ये बोल रहा है ये दोनों हमेशा क्या होंगे, सम ही रहेंगे। लेकिन आप देखो, आप मुझे एक बात बताओ, हाँ इसकी बात मान लेते ये 2 है ये 6 है तो सम संख्या आ रही है, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए भाई, अगर मैं इसको विषम संख्या से भी मल्टीप्लाई करूं तो भी कौन सी आती है, सम संख्या आती है, ठीक है भाई। हाँ, इसका मतलब सम, और देखो सम और सम का मल्टीप्लाई भी सम आता है, और सम और विषम का मल्टीप्लाई भी क्या होता है भाई, सम आता है। लेकिन आप देख रहे हो आप, हाँ हाँ, तो इसका मतलब क्या है, तो ये जरूरी नहीं है ये दोनों सम ही रहेंगे। तो इसमें से भाई एक विषम भी हो सकता है और दूसरा सम भी हो सकता है, ठीक है भाई। हाँ, देखो देखिए, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ भाई, सम रहा, पी भी सम संख्या रहा और क्यू भी सम है। ये तो ये कहना चाहता है ये हमेशा पी और क्यू क्या रहेंगे भाई, सम संख्या ही रहेंगे। तो हमेशा सम संख्या ही आएगी। अगर सम संख्या नहीं है, हमेशा देखो पी और क्यू हमेशा सम होंगे भाई, नहीं हो सकते भाई। एक सम हो सकता है तो दूसरा क्या हो सकता है भाई, विषम। तब भी क्या आता है भाई, सम संख्या आती है भाई, ठीक है। हाँ, इसलिए इसका कौन सा ये कथन सही नहीं है, ठीक है भाई। हाँ, अब देखो देखिए ये सवाल देखो, इसने बोला है n एक प्राकृतिक संख्या है। n क्या है, एक नेचुरल संख्या है, नेचुरल नंबर है। इसका मतलब n का मान आप ये रख सकते हो, ठीक है भाई। भाई प्राकृतिक संख्या है, तो इसने बोला है अंडरूट n क्या होगा। तो इसने पूछा है अंडरूट n क्या होगा, तो अंडरूट n आ रहा है ना भाई, अंडरूट n पूछा है आपसे। इसने बोला है n तो एक प्राकृतिक संख्या है। तो अब देखो यहाँ पे n का मान रखते चलो, n की जगह 1 रखा तो कितना मान आया, 1। n की जगह आपने 2 मान रखा तो कितना आया भाई, अंडरूट 2। n की जगह आप 3 मान रखा तो कितना आया भाई, अंडरूट 3। और n की जगह आपने 4 मान रखा तो कितना आया भाई, 4। लेकिन अब देखो देखिए, हाँ, तो इसने बोला है हमेशा एक प्राकृतिक संख्या आएगी क्या, भाई नहीं आएगी। देखो ये प्राकृतिक संख्या आ रही है, देखो प्राकृतिक संख्या आ रही है भाई, आ रही है संख्या आ रही है। देखो ये भी एक क्या आ रही है भाई, प्राकृतिक संख्या आ रही है, ठीक। तो हमेशा प्राकृतिक संख्या नहीं आएगी, तो ये हमेशा प्राकृतिक संख्या नहीं आएगी, हमेशा परमेय संख्या आएगी क्या। अब आपको पता है प्राकृतिक संख्या तो परमेय संख्या होती है, क्योंकि किसी के बटे में कुछ ना हो तो एक लिख सकते हो ना भाई। तो ये परमेय संख्या भी हमेशा नहीं आती, ठीक है भाई, ये भी नहीं होगा। हमेशा एक परमेय संख्या आएगी क्या, देखो 1 और 4 आ रखा है। तो इसने बोला है या तो एक प्राकृतिक संख्या आएगी या फिर क्या आएगी, अपरमेय संख्या। देखो आप, तो कभी कभी तो प्राकृतिक संख्या आ जाएगी भाई, और कभी कभी क्या आ जाएगी भाई, अपरमेय संख्या आ जाएगी, ठीक है भाई। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सही, ठीक है भाई। नोट कर लिया जाए। हाँ, ले, देखो देखिए आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा सही है। इसने बोला है एक परमेय संख्या का दशमलव प्रसार समाप्त हो रहा है। भाई परमेय संख्या है, मुझे एक बात बताओ, हाँ बात आती है परमेय संख्या की आती है, और एक बात आती है अपरमेय संख्या की। अब आपको पता होना चाहिए परमेय संख्या का दशमलव प्रसार एक तो शांत होता है, और एक क्या होता है भाई, अशांत आवर्ती। और इसका क्या होता है भाई, अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती। देखो देखिए, अब मुझे एक बात बताओ, इसके आधार पर ही है ये। देखो देखिए, इसने बोला है एक परमेय संख्या का दशमलव प्रसार समाप्त हो रहा है। भाई समाप्त होता है हम ऐसे थोड़ी बोलेंगे भाई गाड़ी रुक रही है, क्या पता कब रुकेगी, हाँ। तो ये शांत होता है शांत हो रहा है नहीं भाई, शांत होता है। परमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है, स्टॉप होता है स्टॉपेज आ जाता है इसमें, ठीक है भाई। हाँ, इसलिए ये तो गलत हो गया भाई। अब ये समाप्त तो हो रहा है, क्या पता कब हुए, हाँ, क्या पता आप देख ना पाओ, हाँ। देखो देखिए, एक परमेय संख्या का दशमलव प्रसार गैर शांत है। एक परमेय संख्या है, इसका दशमलव प्रसार क्या है, गैर शांत है। गैर शांत का मतलब समझ गए,
परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है। ठीक है, गैर शांत का मतलब शांत नहीं है। अब जब शांत नहीं है, ये बोल रहा है जो परमेय संख्या है उसका दशमलव प्रसार गैर शांत है। गैर शांत का मतलब हो गया शांत नहीं है, लेकिन आपको तो पता है परमेय संख्या का दशमलव प्रसार तो शांत होता है। ठीक है, हाँ। अब देखो देखिए, हाँ कोई सोचेगा भाई क्या पता गैर शांत का मतलब क्या अशांत। देखो अशांत तो इसमें आ रहा है भाई, अशांत ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, भाव थोड़ी आ रहा है भाई, ये है। ठीक है, इसलिए ये भी क्या हो गया भाई, गलत हो गया भाई। इसने बोला है एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार समाप्त हो रहा है। अब आप भाई अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कभी समाप्त तो होता ही नहीं है भाई, होता है क्या? तो इसलिए ये भी क्या हो गया भाई, गलत हो गया। अब देखो, एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है, ये तो सही है, तो इसलिए ये हो जाएगा इसका। ठीक है भाई, हाँ, तो ये सवाल देखो, इसने बोला है 110 तक की सभी विषम अभाज्य संख्या है। विषम अभाज्य संख्या है, सम नहीं लेनी है। अब आपको देखो, पहले तो देखो जैसे बात ये है इसकी अभाज्य संख्या की, ठीक है भाई, प्राइम नंबर की बात की है इसने और विषम। अब आपको पता है, तो देखिए 110 तक है, आगे आगे से हमें कोई मतलब नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आप तो देखो ये 110 तक है, 110 तक विषम अभाज्य संख्या लेनी है। चलो हटो, अब आपको विषम लेनी है, इसका मतलब ये सम नहीं लेना है। कुल मिला के फोकस इसका ये है। अरे आगे कितनी संख्या लो, आपको तो पता है अभाज्य संख्या में एक ही सम आता है और सारे के सारे आगे के प्राणी कौन से आते हैं भाई, विषम ही तो आते हैं। तो वो कहना चाह रहा है इसको निकालो, इसके ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा है वो। ठीक है, विषम कहने का मतलब है वो बोल रहा है इस सम को निकालो भाई। हाँ, ये पूरा गड़बड़ कर देगा वरना सवाल में। ठीक है, तो इसको निकाल दिया। अब इसने बोला है इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई। अब मुझे एक बात बताओ, इसके अंदर एक 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, और ये सारी की सारी विषम संख्या है। तो 5 को आप विषम संख्या से मल्टीप्लाई करते हो, अरे 5 है, 5 को आप 1 से मल्टीप्लाई करो 5 आ जाएगा, 5 को आप 3 से मल्टीप्लाई करो 15 आ जाएगा, 5 को विषम संख्या से, ठीक है भाई, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 आ जाएगा। अरे सम संख्या होता है भाई, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 10, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 20, 5 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 30। अगर सम संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट में क्या आता है, जीरो आता है भाई। सम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा भाई, लास्ट में जीरो आएगा। लेकिन विषम संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, अब आपको पता है ये सारी की सारी विषम संख्या है और इसके अंदर 5 विद्यमान है। तो आपको पता होना चाहिए जब 5 को विषम संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो अंतिम अंक कितना आता है, हमेशा 5 आता है। अंतिम अंक कितना आता है भाई, अंतिम अंक कितना आता है, हमेशा 5 आता है। ठीक है भाई, तो नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हेलो भाई, चले, देखो देखिए, हाँ अब इसको देखो आप, ये सभी अभाज्य संख्या है, लेकिन थोड़ा गौर करके देखो, x का मान जिसके लिए ये सभी कौन सी संख्या हो जाए, अभाज्य संख्या हो जाए। इसका मतलब है आपको ये सारी की सारी अभाज्य संख्या देखनी है, ये है, ये आपको अभाज्य संख्या देखनी है। x का कौन सा मान रखो ताकि ये अभाज्य संख्या हो जाए। अब देखो थोड़ा नोटिस करो भाई, तो से देखो अगर जीरो रख दिया तो ये जीरो तो आपको पता है न तो भाज्य होता है न अभाज्य होता है भाई। ठीक है भाई, हाँ। अब आप देखो देखिए ऑप्शन को उठाओ, अगर एक रख दिया यहाँ पे, x की जगह एक रख दिया, अब आपको पता है एक तो एक संख्या एक आ जाएगी, फिर दो आ जाएगी, फिर कितनी आ जाएगी आपके सामने, चार आ जाएगी। तो ये अभाज्य संख्या का जोड़ा नहीं बनेगा। आप देखो ऑप्शन, ऑप्शन से करो इसको, x की जगह दो रखो भाई, x की जगह कितना रखो भाई, दो, ये हो जाएगा दो, ये हो जाएगा भाई दो प्लस एक, ये हो जाएगा दो प्लस तीन। तो ये आपके सामने होगी दो, तीन, पाँच, दो, तीन, पाँच। और आगे होगी बात समझ में आपको? हाँ, अब देखो देखिए अगला सवाल देखो, हाँ भाई इसको थोड़ा सुधारना पड़ेगा, एक सेकंड। हाँ थोड़ी मिस प्रिंट हो मिली है भाई, एन की पावर है, क्या है, एन की पावर। ठीक है भाई,
देखो देखिए भाई, मैं ये मिटा रहा हूँ तब तक आप क्लास को शेयर कर दिया जाए। हाँ, देखो देखिए। हाँ, कि घात दो, घात दो और घात दो। अब देखो थोड़ा नोटिस करो इसको, सवाल को थोड़ा ढंग से पढ़ो भाई। देखो देखिए क्या कहना चाह रहा है ये, देखो। हाँ, अब आते हैं हम सवाल पे। अब आपके सामने ये है तो n की कितनी अभाज्य संख्या है, देखो साफ साफ बोला है ये तीनों की तीनों कौन सी संख्या है भाई। आपके सामने जो एन स्क्वायर है, एन स्क्वायर माइनस 33 और एन स्क्वायर माइनस 31 और एन स्क्वायर माइनस 29। देखो देखिए ये क्या है, तीनों की तीनों अभाज्य संख्या है। ठीक है भाई, अब देखो थोड़ा गौर करके देखो, इसमें गौर करके देखोगे ना तो देखो 29 से 31 तक 2 का अंतर आ रहा है भाई, और यहाँ पे भी कितने का अंतर आ रहा है, 2 का आ रहा है। अगर मान लेते माइनस का 33 है, इसमें आप प्लस 2 करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 31। माइनस का 31 में प्लस 2 करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 29। तो अभी भी बताया मैंने, तीन संख्या है जिसमें दो दो का जोड़ा होता है भाई, 2 का अंतर होता है। तीन संख्या है जिसमें दो दो का अंतर हो, वो संख्या कौन सी होती है, गांठ बांध के तैयार रख लो भाई। कौन सी होती है भाई, 3, 5 और 7। देखो भाई इसमें दो दो का अंतर होता है, केवल एक ही जोड़ा है, तीन संख्याओं का केवल एक ही जोड़ा है जिसमें दो दो का अंतर होता है। ठीक है भाई, इसका मतलब है ये आपके सामने 3 आना चाहिए, ये आपके सामने 5 आना चाहिए और ये आपके सामने 7 आना चाहिए। इसका मतलब n की जगह कितना रखें, तो आप देखो अगर मैं n की जगह प्लस का 6 रखूं, भाई n की जगह कितना रख देता हूं मैं, n की जगह मैं 6 मान रख देता हूं। मुझे एक बात बताओ, ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक भाई। तो ये 6 स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, 33। और ये कितना हो जाएगा भाई, 6 स्क्वायर माइनस 31। और ये हो जाएगा भाई 6 स्क्वायर माइनस 29। तो ये कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे तो भाई 3 बच गया और यहाँ पे आपके सामने 5 बच गया। ठीक है भाई, हाँ 36 में से 31 जाएगा और 36 में से 29 जाएगा तो कितना बच गया भाई, 7। तो n की जगह आप 6 रख सकते हो। अब जब स्क्वायर लगा रखा है तो आपको पता है n की जगह आप -6 भी रख सकते हो, क्योंकि आपको पता है -6 का स्क्वायर करोगे, आपको ये भी पता है -6 का स्क्वायर करोगे तो माइनस हट जाएगा ना भाई। तो ये -6 का स्क्वायर -29। अब आपको पता है -6 का स्क्वायर भी कितना होता है, 36 होता है। 36 में से 3 जाए 33 जाएगा तो 3 और 5 और ये हो गया 7। तो n के कितने मान संभव है, एक तो प्लस का 6 और एक माइनस का 6, इसलिए n के 2 मान संभव है। ठीक है भाई, हाँ। अब आप इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, है क्या। हाँ भाई, आ रहा है आपको समझ में। हाँ, देखो देखिए तीन अभाज्य संख्याओं का योगफल है, देखो इसने बोला है तीन अभाज्य संख्या है और उनका योगफल दे रखा है। मतलब आपके सामने कोई तीन अभाज्य संख्या है, एक्स वाई प्लस जेड, और उनका योगफल कितना आ रहा है भाई, 100 आ रहा है। इसका मतलब आपने कुछ नोटिस किया क्या, थोड़ा नोटिस करो। 100 क्या है, सम संख्या आ रहा है। इसका मतलब आपको पता है सारी की सारी कौन सी होती है, अभाज्य संख्या कौन सी होती है, विषम होती है सारी की सारी। लेकिन ये सम आ रहा है, लेकिन सम कैसे आता है। अब देखो आप मुझे एक बात बताओ, ये तीनों की तीनों, आप मुझे एक बात बताओ, अभाज्य संख्या, भाई जो अभाज्य संख्या होती है आपको पता होता है, इधर ये सारी की सारी कौन सी होती है भाई, विषम होती है। अगर आप सारी की सारी विषम संख्या ले लेते हो तो यहाँ पे योग भी विषम आना चाहिए था ना, लेकिन यहाँ पे योग क्या आ रहा है, सम आ रहा है। इसका मतलब है इसमें से ये दो है, देखो मैंने अभी बताया था, इसका मतलब है इसने इस दो को लिया है। देखो मैं आपको बताता हूँ भाई, पहले तो मैं लिख देता हूँ 2, 3, 5, 7, 11, ठीक है भाई, 13 ऐसे। थोड़ा नोटिस करो। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये सारी की सारी कौन सी संख्या होती है भाई, विषम होती है अभाज्य अभाज्य संख्याओं में। और ये एकमात्र क्या होता है, सम होता है।
अब देखो इसने बोला है 3 संख्या है, इसका योग 100 है। अरे योग 100 मत देखो आप, योग देखो सम आ रहा है, 3 संख्याओं का योग सम आ रहा है। इसका मतलब है अगर तीनों संख्या इसमें से ले ली आपने तो सम तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि विषम विषम विषम, विषम और विषम, विषम का योग क्या होता है, विषम ही होता है हमेशा। तो इसका मतलब इसमें से कोई एक संख्या क्या है, सम है। ठीक है, इसका मतलब है इसने x का मान 2 लिया होगा। ठीक है, अब इसने क्या बोला है, इसमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 36 अधिक है। एक संख्या दूसरी संख्या से क्या है, 36 अधिक है। मान लेते ये y संख्या y है, लेकिन ये जो z संख्या है तो इस y से कितना अधिक है भाई, 36 अधिक है। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ भाई y प्लस 36, y प्लस 36। भाई इसने एक संख्या तो 2 होगी, फिक्स है 2 होगी, क्योंकि दोनों तीनों का योग आ रहा है, सम आ रहा है, इसलिए पक्का उसने 2 लिया होगा, वरना तो सम आ ही नहीं सकता है। ठीक है, अब इसने बोला है एक संख्या से दूसरी संख्या क्या है, 36 अधिक है। अगर एक संख्या y है तो दूसरी कितनी है भाई, y प्लस 36 है। ठीक है भाई, इस 2 को मैं उधर भेज दूं तो इधर कितना हो जाएगा भाई, 2y प्लस 36 बराबर ये कितना हो जाएगा भाई, 98। ठीक है भाई, हाँ अब इसको आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं भाई। तो y बराबर कितना हो गया, 98 माइनस 36। ठीक भाई, 2y बराबर हो गया ये। तो आपके सामने y कितना आ गया आपके सामने, 62। भाई 2 मल्टीप्लाई में तो कहाँ पे जाएगा, डिवाइड में जाएगा, 31। ठीक है, तो इसका मतलब है एक संख्या तो 2 है, दूसरी कितनी है, 31 है, तो तीसरी कितनी आ जाएगी आपके सामने, 67 आ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब है तीनों की तीनों संख्या इसके अंदर नहीं है। भाई है क्या, तीनों की तीनों संख्या नहीं है, तो इसलिए पहली संख्या तो 2 आ गई भाई, दूसरी 31 आएगी, और तीसरी कितनी आएगी आपके सामने, 31 प्लस 36। ये 3 संख्या है। इन तीनों संख्याओं का योग करोगे तो कितना आ जाएगा आपके सामने, 100 आ जाएगा। ठीक है भाई, हाँ आगे चलते हैं। दो लगातार पूर्णांक में से एक सम है, जाहिर सी बात है कोई दो लगातार संख्या है, यार कौन सी संख्या ले लो आप, दो लगातार संख्या है। जैसे आपने ले लिया 5 गुणा 7, 5 गुणा 6। ठीक है भाई, 27 मल्टीप्लाई 28। तो ये दो लगातार संख्या लोगे तो आपको पता है एक तो सम आता है और एक विषम आता है ना भाई, एक सम आता है फिर एक विषम, फिर सम फिर विषम, ये सर्किल चलता है। तो आपको पता है ये तो बात सही है। ठीक है, ये बात तो क्या है, सही है। देखो देखिए, इसका मतलब आप ऐसे कह सकते हो, जो एक तो मान लेते हैं n है, तो दूसरी क्या हो जाएगी भाई, जो n प्लस 1 हो जाएगी। हाँ, तो n कोष्टक n प्लस 1 हमेशा क्या होता है भाई, सम होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई भी देख सकते हो या फिर आप देख सकते हो इसमें से, चलो वह ठीक है भाई। देखो देखिए, विषम पूर्णांकों का वर्ग 8n प्लस 1 के रूप में होता है। देखो जो विषम पूर्णांक है, अब मुझे एक बात बताओ, जो विषम संख्या है भाई, विषम संख्या है, विषम संख्या का व्यापक रूप क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है भाई, 2n प्लस माइनस 1 के रूप में होती है। भाई इसके रूप में होती है, तो इसका मतलब यहाँ पे प्लस आ रहा है, प्लस आ रहा है ना वहाँ पे, तो आप इसमें से प्लस ले लो, तो ये हो गया 2n प्लस 1। अब इसने बोला है विषम संख्या के पूर्णांकों का वर्ग। अब आपको पता है विषम संख्या का व्यापक रूप है, लेकिन विषम संख्या का आपको पूर्णांकों का क्या लेना है, वर्ग लेना है। तो वर्ग लेना है तो वर्ग लगाओगे, तो ये हो जाएगा भाई आपके सामने 4n स्क्वायर प्लस 4n+1। अब मुझे एक बात बताओ, लो ठीक है ठीक है, एक सीन कंफ्यूज हो गया आप, इसलिए आप एक काम करो, इसको n की जगह आप k रखो अभी, तो 2k+-1। ठीक है, अब ये तो विषम संख्या का है, लेकिन इसका वर्ग का ये पूछा है व्यापक रूप। ठीक है, प्लस ले लेते हैं। देखो, तो अब आप मुझे एक बात बताओ, 4k² प्लस 4k+1, a प्लस बी का होल स्क्वायर से खुल जाएगा भाई। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 4k कॉमन आ रहा है। ठीक है, 4k कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा k+1 और +1। अब थोड़ा सी नोटिस करो, इसको देखो आप, इसको केवल
ये एक सम संख्या है, ये है एक क्या है, सम संख्या है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए दो लगातार संख्या है, अगर एक के है तो दूसरी क्या है, k प्लस वन है। दो लगातार संख्या होती है। जैसे मान लेते भाई, आप मुझे एक बात बताओ, जैसे आपके सामने है 8 मल्टीप्लाई 9 है, दो लगातार संख्या है, तो ये कितना हो गया, 72 हो गया भाई। भाई कितना हो गया, ये 72 हो गया। हाँ, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 2 मल्टीप्लाई, हाँ 36 लिख सकते हो। इसका मतलब एन, 2 मल्टीप्लाई n लिख सकते हैं भाई। भाई इसको क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई n। भाई ये आपको पता है दो लगातार संख्या है, दो लगातार संख्या का मल्टीप्लाई क्या होता है, हमेशा सम संख्या होती है। इसका मतलब है भाई ये हो गया सम संख्या है, तो आप इसकी जगह पर 2n लिख सकते हो। ठीक है भाई, तो जो सम संख्या आएगी वो दो का मल्टीपल ही तो आएगी। भाई ये सम संख्या है, सम संख्या का व्यापक रूप क्या होता है, 2n ही तो होता है भाई। हाँ, ये दो लगातार संख्या है, दो लगातार संख्या है, तो दो लगातार संख्याओं का मल्टीप्लाई क्या होता है, हमेशा सम संख्या होता है। और सम संख्या का व्यापक रूप मतलब ये सम संख्या है, और सम संख्या का व्यापक रूप क्या होता है भाई, 2n होता है। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 8n प्लस वन। इसका मतलब इसकी बात सही है, अगर इसकी बात सही है तो ये बहुत हो जाएगा इसका। ठीक है भाई, दोनों हो जाएगा इसका। ठीक है भाई, इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ चले, देखो देखिए, तो मैंने आपको बताया था निम्नलिखित में से किस प्रमेय संख्या में अशांत आवर्ती दशमलव होगा। देखो देखिए, आप मुझे एक बात बताओ, जब मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था P अपॉन क्यू है, अगर Q है, P अपॉन क्यू है, संख्या है P अपॉन क्यू है, अगर Q का अभाज्य गुणनखंड, इसका क्या है, अभाज्य गुणनखंड, क्या बताया था, अगर वो दो की घात में आ जाए, किसकी घात में आ जाए भाई, दो की पावर में आ जाए, या फिर वो पाँच की पावर में आ जाए, या फिर दो की पावर और पाँच की पावर के रूप में आ जाए, तो कौन सा प्रसार होता है भाई, शांत होता है। क्या होता है, शांत। लेकिन वही बात है P अपॉन क्यू में, Q का अभाज्य गुणनखंड, Q का अभाज्य अभाज्य गुणनखंड, इसका अगर 3 का मल्टीप्लाई आ जाए, या फिर आ जाए 11 का मल्टीप्लाई, तो दशमलव प्रसार क्या होता है भाई, अशांत तो होता है, अशांत, लेकिन आवर्ती होता है। क्योंकि आपको पता है 3 और 11 नंबरों को क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। ठीक है भाई, हाँ। तो अब देखो, आप मुझे एक बात बताओ, ये जो 15/16 है, तो आपको केवल P अपॉन क्यू रूप क्यू को ही देखना है। अब मुझे एक बात बताओ, 16 क्या होता है, 16 आपको पता है 2 की घात 4 होता है, और 100 क्या होता है, हाँ। इसका अभाज्य गुणनखंड निकालोगे तो देखो इसमें कहीं पे 3 छिपा हुआ है क्या, नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा भाई, शांत होगा। भाई शांत ही तो होगा। यहाँ पे देखो 8 है, अब आपको पता है ये 2 की पावर कितनी है, 3 है। ठीक है भाई, क्यूब है, तो इसमें भी 3 नहीं छुपा हुआ है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। यहाँ पे देखो 50 है, 50 में क्या क्या छुपा हुआ है, 50 के अभाज्य गुणनखंड सोचो। अरे 2 मल्टीप्लाई 25, 25 का क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर हो गया भाई। तो इसका मतलब 2 और 5 है, दो, और जहाँ पे 2 और 5 आ रहा है, केवल केवल 2 और 5 आ रहा है, वहां पे दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। लेकिन यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे जो ये 6 है, आप देखो जो 17/6 है, अब 6 का अभाज्य गुणनखंड निकालोगे ना, तो ये 2 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, 3। तो देखो ये 3 का क्या है, मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है। देखो 2 तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया भाई, 3 आ गया। तो अब आपको पता होना चाहिए 3 नंबरों को रिपीट करता है, रिपीट करता है, इसका मतलब अशांत आवर्ती। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है भाई, अब देखो आगे, आगे चलते हैं। दो पूर्णांक है P और Q, जो कि सापेक्ष अभाज्य संख्या है, मतलब एक दूसरे की क्या है, को प्राइम नंबर है। ठीक है भाई, हाँ। अब आपको इस पे विचार करना है, P और Q दोनों अभाज्य संख्या हो सकती है क्या, हो सकती है भाई। भाई इसने बोला है, इसने पहले एक कंडीशन दी है भाई, दोनों की दोनों क्या है, जो P और Q है सापेक्ष अभाज्य संख्या है, मतलब को प्राइम नंबर है, सह अभाज्य संख्या, सह भाज्य
है अभाज्य संख्या है। इसका मतलब है इन दोनों का एचसीएफ, इन दोनों का एचसीएफ कितना आएगा भाई, 1 आएगा। ये कंडीशन आपके दे रखी है। अब इसने पहला बोला है, पहले बोला है इसने, क्या पी और क्यू दोनों अभाज्य संख्या हो सकती है क्या? भाई हो सकती है, जाहिर सी बात है। जैसे मैं ले लेता हूँ 3 और 5 है, देखो ये दोनों की दोनों अभाज्य संख्या है और सापेक्ष सह अभाज्य संख्या बी है। ये कंडीशन तो हर में फॉलो होनी चाहिए भाई। ये कंडीशन फॉलो हो रही क्या? हो रही है। और आप ये देख सकते हो पी और क्यू दोनों अभाज्य संख्या है। देखो ये दोनों की दोनों अभाज्य संख्या है, तो इसका मतलब ये कथन सही हो गया इसका। दूसरा देखो आप, पी और क्यू दोनों भाज्य संख्या हो सकती है क्या? भाई हो सकती है भाज्य संख्या। जैसे मान लेते हैं, आप मुझे एक बात बताओ, 9 और मैं ले लेता हूँ 16। देखो 9 और 16 ले लिया, ये दोनों क्या है? भाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें 3 का भाग जा रहा है और इसमें 4 का भी जा रहा है, 2 का भी भाग जा रहा है। ठीक है, ये तो है अभाज्य भाज्य संख्या। देखो ये दोनों क्या है? भाज्य संख्या। लेकिन ये दोनों एक दूसरे के क्या है? सह अभाज्य संख्या। इन दोनों का एचसीएफ निकालो। देखो इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या भाई? कुछ कॉमन आ रहा है कि इसमें नहीं आ रहा? इसका मतलब ये भी हो सकता है। पी और क्यू में से एक भाज्य हो सकती है, दूसरी भाज्य हो सकती है। हो सकती है क्या? देखो एक तो अभाज्य संख्या हो सकती है। हाँ, जैसे मान लेते हैं एक अभाज्य संख्या मान लेते हैं, या दूसरी क्या मान लेते हैं हम? भाज्य संख्या मान लेते हैं। जैसे भाज्य संख्या मान लिया मैंने 9। ये क्या है? अभाज्य संख्या। और ये क्या है भाई? भाज्य संख्या। अब देखो दोनों का एचसीएफ निकालोगे तो भी क्या आएगा? 1 आएगा। तो ये तीनों में ये कंडीशन फॉलो हो रही है और यहाँ पे भी हो रही है। तो इसका मतलब है इसके ये तीनों के तीनों कथन क्या है भाई? सही है। ठीक है, जो मैथ में यही है रूल होता है भाई, जैसे जैसे बोलता जाए वैसे वैसे आप करते जाओ। ठीक है भाई। हाँ, चले अब। अरे चले क्या? देखो देखिए, हाँ, जब चलते हैं तो आप देखो, देखो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चलो सही नहीं है वो बताना है। दो से अधिक दो अभाज्य संख्याओं का अंतर 2 से विभाज्य होता है। 2 से अधिक मतलब 2 से अधिक अभाज्य संख्या लेनी है। अब जैसे मान लेते हैं, अब आप मुझे एक बात बताओ, अभाज्य संख्या क्या होती है? इसने बोला है 2 से अधिक लेनी है, इसका मतलब इस 2 को नहीं लेना है। अब इसका अंतर, यहाँ पे 2 आता है, यहाँ पे 2 आता है, और यहाँ पे 4 आता है, और यहाँ पे 2 आता है, फिर आ गया आपके सामने 17। ठीक है भाई। हाँ, यहाँ पे क्या आता है? 4 आता है। अब मुझे एक बात बताओ, जो ये 2 से विभाज्य है क्या भाई? है, जाहिर सी बात है। ये सभी में किसका अंतर आ रहा है? 2 और 4 का अंतर आ रहा है, इसलिए ये 2 से क्या है? विभाज्य है। ठीक है भाई, इसलिए ये हो गया। हाँ, ये 2 नहीं लेना था इसमें, तो ये हो गया भाई पहला ए। हाँ, दो भिन्न पूर्णांक m और n है। दो अलग अलग पूर्णांक है m और n है, और m और n एक दूसरे की क्या है भाई? एक अभाज्य संख्या p के लिए p गुणनफल mn को क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। हाँ, तो देखो देखिए भाई, ये बोलना चाह रहा है m और n इसके गुणनफल को क्या कर रहा है? p क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। और अब आपको ये दे रखा है, ये दोनों की दोनों क्या है? एक दूसरे की अभाज्य संख्या है। ठीक है भाई, एक दूसरे की अभाज्य संख्या है। देखो देखिए, ये दोनों अभाज्य संख्या है, इसका मतलब है p दोनों को तो विभाजित कर ही नहीं सकता। जैसे मान लेते भाई, देखो देखिए, हाँ, देखो इसने बोला है दो भिन्न पूर्णांक m और n और एक अभाज्य संख्या p के लिए। ठीक है, यदि p और p गुणनफल m n को विभाजित करता है तो p m को या p को दोनों में से, दोनों को, देखो यहाँ पे या लगाया है, या अगर और आता ना तो ये प्रश्न गलत हो जाता। देखो भाई, ये क्या है भाई? अभाज्य संख्या। दोनों की दोनों क्या है? अभाज्य संख्या है। इसका मतलब है अभाज्य संख्या में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। इसका मतलब है या तो p m को विभाजित करेगा या फिर p n को विभाजित करेगा, दोनों को नहीं करेगा। ठीक है भाई। हाँ, तो इसकी बात ये सही होगी भाई। यदि एक संख्या 6n के रूप में है तो वह एक अभाज्य संख्या है। भाई कतई बिल्कुल जरूरी नहीं है भाई। मैंने आपको बताया था जो संख्या 6n प्लस माइनस 1 के रूप में हो, देखो मैंने आपको बताया था अभाज्य संख्या है। मैंने बोला था जो अभाज्य संख्या है, ये संख्या को हम 6n प्लस माइनस 1 के रूप में लिख सकते हैं।
लेकिन जरूरी नहीं है इस रूप में लिखी गई संख्या अभाज्य ही हो। जैसे आपके सामने है ये 6n है, 6n देखो प्लस माइनस दोनों होता है, तो इसने माइनस ले रखा है, कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है भाई। तो देखो, हाँ, तो मैं लेता हूँ इसमें 6 3 18। हाँ, अगर n की जगह मैं 6 रख लूँ, n की जगह कितना रख लेता हूँ भाई 6, कितना हो गया भाई 36 - 1, ये हो गया 35। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये अभाज्य संख्या आई क्या भाई? ये अभाज्य संख्या आई क्या? ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, हम अभाज्य संख्याओं को 6n ± 1 के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है इस रूप में लिखी गई। ऐसे तो 35 को भी लिख सकते हैं भाई। हाँ, इस रूप में लिखी गई संख्या अभाज्य ही हो, ठीक है भाई। हाँ, इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ले, देखो देखिए, हाँ, अब इसने बोला है ए और बी दो अंकीय अभाज्य संख्या है। इसका मतलब है दो अंकों की अभाज्य संख्या है। तो इसका मतलब है दो अंकों की अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? यहाँ से स्टार्ट होती है। लास्ट वाली कितनी आती है भाई? 97, ठीक है। हाँ, ये है दो अंकों की अभाज्य संख्या है। लेकिन इसने बोला है जहां ए और बी बराबर नहीं है, दोनों आपको बराबर नहीं लेना है। इसका मतलब है आप ऐसे नहीं ले सकते। देखो यहाँ पे ए और बी दो अंकों की है, एक देखो, एक ए भी कितना है? 1 है, और बी भी कितना है भाई? 1 है। इसका मतलब आप इसको नहीं ले सकते, ऐसी संख्याओं को आपको नहीं लेना है, ठीक है भाई। हाँ, यदि ए बी को विपरीत किया जाए तो भी आपके सामने, जब आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे ए बी क्या है? अभाज्य संख्या है। क्या है भाई? अभाज्य। इसने बोला है जब ए बी को विपरीत करेंगे तो क्या आ जाएगा? बी ए। तो भी वो अभाज्य संख्या ही रहनी चाहिए। क्या रहनी चाहिए भाई? अभाज्य संख्या ही रहनी चाहिए। तो ऐसी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो भाई आपको तो सीधी सी बात है, आपको ये नंबर ध्यान रखने हैं। ऐसे नंबर है जैसे है 13, 17 और 37, ठीक है भाई, 37 और 79। ये चार नंबर ऐसे नंबर है जिसको आप उल्टा भी करोगे तो भी अभाज्य संख्या आएगी, ठीक है भाई। हाँ, लेकिन इसमें दो कंडीशन फॉलो हुई है। देखो ये वाली ये वाली कंडीशन नहीं आनी चाहिए भाई। ऐसे तो बहुत सारे नंबर है जिसको उल्टा करते हैं तो भी अभाज्य संख्या आती है, ठीक है भाई। हाँ, लेकिन ये वाली कंडीशन देखो, ऐसे तो 11 को आप उल्टा करोगी तो भी 11 आ जाएगा, वो कंडीशन नहीं रखनी आपको, ठीक है। ये चार ही नंबर है, इनको आप उल्टा करोगे, इसको आप उल्टा करोगे, कितना जाएगा भाई? 31। कितना जाएगा भाई? 71। ये कितना जाएगा? 73। और ये कितना जाएगा? 97, ठीक है भाई। हाँ, अब आप जब इन सभी का योग करोगे तो कितना जाएगा आपके सामने? 418, ठीक है। देख लो भाई, और तो क्या है। हाँ, 7 और 3 10 हो गया, इसको तो हटो। और आप देख लो, 9 और 7 16 6 हो गया, ठीक है भाई। और 6 और 4 10 हो गया, इसको भी हटा दो। और ये 7 और 1 8, यूनिट डिजिट 8 आ रहा है, ठीक है भाई। देखो कैसे निकाला भाई। आप मुझे एक बात बताओ, ये 7 और 3 कितना हो गया? 10 हो गया। 10 का मतलब 0 हो गया, लास्ट वाला 0 आ रहा है, उसे कोई मतलब नहीं है। अब देखो, आप देखो, ये 7 और 9 कितना हो गया? 16। 16 का मतलब 6 हो गया। 6 देखो, 3 9 और 1 10, फिर से 10 हो गया, हटा दो इसको। अब देखो क्या बचा है? 7 और 1 8, इकाई का अंक कितना आ रहा है? 8 आ रहा है, ठीक है भाई। हाँ, देखो बोला है ओ एम है, जो एम है, एम क्या है भाई? जो ये जीरो से लेके 50 के बीच की अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है ये। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था एक से लेके 25 तक कितनी होती है भाई? 9 अभाज्य संख्या होती है। 25 से लेके 50 तक कितनी होती है भाई? 6 होती है। और 50 से लेके 75 तक कितनी होती है भाई? 6 होती है। और 75 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है भाई? 4 होती है भाई, होती है, ये मैंने बताया था। लेकिन इसने बोला है जो एम है, एम है जो एम है
वो 1 से लेके 50 तक है, मतलब ये अभाज्य संख्या है। तो m का मान कितना हो गया बताओ? 0 से लेके 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होगी भाई? भाई 0 से लेके 25 तक 9 होती है, फिर कितने होती है? 6 होती है। ठीक भाई, तो कितना होगी भाई? m का मान आ गया आपके सामने 15। लेकिन इसने बोला है n है वो 50 से लेके 100 तक है। ये जो n है वो 50 से लेके 100 तक है। बताओ अभाज्य संख्या है, तो 50 से लेके 100 तक अभाज्य संख्या कितनी आती है? 6 + 4 10 है। अब इसने पूछा है m - n पूछा है, m - n का मान पूछा है, m - n। तो ये हो गया भाई 15 - 10 कितना आ गया भाई? 5। ठीक है, ओके। तो भाई नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो देखो, हाँ देखो, 3 नंबर जो एक दूसरे के सहअभाज्य संख्या है, मतलब को प्राइम नंबर है, जिनमें पहले 2 का गुणनफल, जिसमें भाई 3 संख्या है, मतलब आपके सामने 3 नंबर है A B C, ये 3 नंबर है यार, तीनों की तीनों क्या है? को प्राइम नंबर है। ठीक है भाई, सी है अभाज्य संख्या है अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर है। इसने बोला है पहले 2 का गुणनफल, पहले 2 का गुणनफल कितना है, मतलब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। इन 2 का गुणनफल कितना है भाई? 286। और अंतिम 2 का गुणनफल, अंतिम देखो पहले 2 ये हो गया और अंतिम 2 क्या हो गया? B × C। इनका गुणनफल कितना है भाई? 710 है। तो तीनों संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो पहले आप देखो तीनों संख्या तो ज्ञात करोगे भाई, पहले आप तीनों संख्या तो ज्ञात करोगे। आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसमें भाग लगाऊं तो बताओ B और B से तो B कट जाएगा, कटेगा वो नंबर, देखो देखिए, कटेगा वो नंबर जो इसमें दोनों में क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। ठीक है, कटेगा वो नंबर जो दोनों में क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। ठीक है भाई, तो आप देखो ये किससे कट रहा है? हाँ, 11 से कट रहा है क्या? देखो 11 दूनी 22 और 11 छकी 66 और 11 सत्तो 77। देखो एक तो 11 से कटा है, किससे कटा है? जो कट रहा है वो तो बी है ना भाई, 11 से काट रहे हैं, इसका मतलब बी का मान 11 आया अभी तक। देखो फिर 2 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, तो ये कितना हो गया भाई? 13/35। तो मतलब हमने किस नंबर से काटा था? हमने 11 और 2 से काटा था। इसका मतलब वो नंबर कितना आ गया? बी का मान कितना आ गया भाई? यहाँ से तो हमने 11 से काटा था भाई। ठीक है, कहाँ से काटा था? 11 से। और यहाँ पे हमने काटा था 2 से। तो इसका मतलब ये ऊपर नीचे कॉमन आ रहे हैं तभी तो कट रहे हैं, इसका मतलब बी का मान है ये। ठीक है, तो इसका मतलब बी का मान तो आ गया आपके सामने 22, और ए का मान कितना आ गया आपके सामने? 13। बी का मान आ गया आपके सामने 22 और सी का मान आ गया आपके सामने 35। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो ये हो गया भाई 35 और 35 कितना हो गया भाई? 70। तो इनका योग कितना आएगा आपके सामने? 70 आ जाएगा। ठीक है भाई, देखो देखिए अब आगे देखो। हाँ, इसने बोला है XYZ 3 अभाज्य संख्या है, लेकिन तीनों का योग सम संख्या आ रहा है। देखो पहले तो देखो, आप मुझे एक बात बताओ, अभी भी हमने पढ़ा था x + y + z, 3 संख्याओं का योग कितना आ रहा है भाई? सम संख्या आ रहा है। और इसने बोला है तीनों कौन सी है? अभाज्य संख्या है। आगे बात में x का अधिकतम मान क्या हो सकता है? इसका मतलब है x का अधिकतम मान पूछा है। अब मुझे एक बात बताओ भाई, मुझे एक बात, संख्या में सारे के सारे नंबर क्या होते हैं भाई? जो अभाज्य संख्या आती है 2 3 5 7 11 13 ऐसे, इसमें ये सारे के सारे नंबर क्या होते हैं भाई? विषम आते हैं। क्या आते हैं? विषम आते हैं। अगर मान लेते ये तीनों नंबर इसमें से ले लोगे भाई, ये तीनों नंबर इसमें से ले लोगे, तो विषम और विषम और विषम का योग तो विषम आना चाहिए था, लेकिन वहां पे 3 संख्याओं का योग क्या आ रहा है? सम आ रहा है। इसका मतलब इसने ये सम संख्या ली होगी। हाँ, क्योंकि आपको पता है सम और विषम को जोड़ते हैं तो सम आता है, फिर सम और विषम को जोड़ेंगे तो भी क्या आ जाएगा? सम आ जाएगा। इसका मतलब एक सम संख्या ली है इसने, वो कौन सी है? 2। इसमें से इसका मतलब है एक संख्या है जो 2 है इसमें से। ठीक है भाई, लेकिन x को नहीं लेना है क्योंकि x का तो अधिकतम मान पूछा है, 2 तो सबसे छोटा है भाई,
देखो अभाज्य संख्याओं में तो ये तो सबसे छोटा है, ठीक है भाई। तो ये x तो नहीं हो सकता भाई, ठीक है भाई, x तो सबसे बड़ा लेना आपको, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, x ये ले लिया तो ये तो सबसे बड़ा हो गया है भाई, इससे तो छोटे नंबर है ही नहीं भाई, ठीक है। तो x नहीं ले सकते हो, इसका मतलब है x को छोड़ दो आप, इसको z ले लो, z को आप 2 ले लो, z को क्या ले लो आप 2 ले लेते हैं। मुझे एक बात बताओ, x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा, 38 माइनस 2, तो x प्लस वाई कितना आ गया भाई, आपके सामने आ गया भाई 36, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, x की जगह कितना मान रखें ताकि x और y की जगह कितना मान रखें ताकि योग कितना आ जाए 36 आ जाए, लेकिन दोनों अभाज्य संख्या रखनी है। तो आप देखो, आप 31 x की जगह 31 रख सकते हो आप। देखो 31 के बाद में अभाज्य संख्या कौन सी आती है, मुझे एक बात बताओ, 37 आती है। 37 तो रख ही नहीं सकते, क्योंकि 37 में कुछ जोड़ोगे तो वो 36 से ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा आप 31 रख सकते हो। और देखो ये, तो इसका मतलब है, तो तीन संख्या कौन सी थी भाई, एक तो 2 था, एक 5 था और एक 31 था। तो सबसे x का अधिकतम मान क्या हो सकता है भाई, 31 हो सकता है, कहीं पे है क्या, ये रहा, ठीक है। तो लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। भाई चलें क्या, देखो, हाँ देखो, हाँ n 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अब देखो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है भाई, 101 होती है, 3 अंकों की। आप इसको 13 से भाग लगाओगे, 13 7 तो 91 होता है, तो कितना बच जाता है भाई, 10 बच जाता है, ठीक है। पूरा ही लिख देता हूँ, अच्छा इस फल बचा भाई। हाँ देखो, चार क्रमागत अभाज्य संख्या है जो आरोही क्रम में है, उनकी देखो, चार क्रमागत लगातार अभाज्य संख्या है, मतलब चार संख्या है जो अभाज्य है लेकिन वो लगातार है, इसका मतलब ए बी सी और डी, ये चार आपके सामने अभाज्य संख्या है, ठीक है। अब इसने बोला है पहले तीन का गुणनफल, पहले तीन का गुणनफल कितना आ रहा है, ए गुणा बी गुणा सी, कितना आ रहा है भाई आपके सामने, 385। हाँ, और अगले और अंतिम तीन का गुणनफल, अंतिम तीन का गुणनफल कितना आ रहा है भाई, बी, देखो बी गुणा सी गुणा डी, कितना आ रहा है भाई, 1001। देखो, तो आवाज कट रही है क्या, बता दिया करो। देखो आप मुझे एक बात बताओ, भाई देवियों से तो सब प्यार करते हैं, आप नंबरों से प्यार करो भाई। देखो, अब 1001 को देखते हैं, आपको याद होना चाहिए, मैंने लिखवाया था आपके सामने, 7 11 और 13, 7 11 और 13 का मल्टीप्लाई क्या होता है, ये तीनों तीनों अभाज्य संख्या है, देख लो आप। इसने बोला है ना चारों अभाज्य संख्या है, इसका मतलब 1001 कब आता है, जब 7 गुणा 11 गुणा 13 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 1001 है। इसका मतलब क्या हुआ, ये सी का मान कितना है 11 और इसका मान कितना है 7। अब 7 से छोटी संख्या कौन सी आएगी भाई, 5 ही तो आएगी। देख लो आप, इसका भी मल्टीप्लाई कितना आएगा भाई, ये आ जाएगा। तो इसने पूछा है सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है भाई, 13। कौन सी है, 13 है, ठीक है भाई। हाँ, तो भाई चलते हैं आगे, नोट कर लो आप। चले, देखो, अच्छा ये बार वाला सवाल है, ये आपका आप लोग कर लोगे क्या, सीधा सीधा ही है भाई। देखो बार को हटाओगे तो कितना जाएगा, 936 अपॉन 99 माइनस ये कितना आ जाएगा, अपॉन 99, यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, 45 अपॉन दो, दो अंक के ऊपर बार है इसलिए दोनों आ जाएगा, ऊपर 3 अंक के ऊपर बार था इसलिए। हाँ, अब देखो देखिए, अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे पहले संख्याओं को लिखेंगे हम एज इट इज। अब दो संख्या के ऊपर बार है तो दोनों आ जाएगा, लेकिन जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है इसको आप क्या करोगे भाई, घटाओगे। अब आपको पता है यहाँ पे आप एलसीएम ले सकते हो भाई, कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे, तो इसको आप घटा दो, सीधा ही घटा दो, जब नीचे बराबर होता है
तो आप इसको सीधा ही घटा दो तो कितना आ जाएगा भाई 368/99। यहाँ पे देखो आप ये 45 है, 45 में आप 265 जोड़ोगे भाई, दो तो कम हो गया, 265 जोड़ोगे, ठीक है भाई, तो आपके सामने हो गया ये 310। आपको पता है फोर्थ वाली फर्स्ट के पास, थर्ड वाली सेकंड के पास, ठीक है 99, और ये कितना हो जाएगा 310, और ये हो जाएगा 999, ठीक है। हाँ अब देखो ये 9 से कट रहा है, एक एक, और ये हो गया एक एक एक, और ये 2 से कट रहा है, ठीक है भाई 18, 184 हो गया, और ये हो गया आपके सामने 155, ठीक है। हाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई, 184 को 11 से मल्टीप्लाई करना आसान है, पहले 4 का 4 लिख दिया, फिर इन दोनों को जोड़ दिया, 4 8 4 12, फिर हो गया एक हो गया भाई 10 जीरो, और ये हो गया 2, तो 2024 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 155 को 111 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा 172.05, ठीक है भाई, चले आगे। हाँ तो ये तो सीधा सवाल था भाई, ठीक है, देख के घबराना नहीं है, इसलिए मैंने इसको डाल दिया है, क्या पता आप देख के घबरा जाओ, ये चेक करना था मेरे को आपको, ठीक है भाई। अब देखो इस सवाल को करो आप, अब आप क्या देख रहे हो, ये आप ये देख रहे हो भाई 18 के ऊपर, आप ये देख रहे हो 18.48, देखो ये 48 बार बार आ रहा है, इसलिए मैंने इसके ऊपर क्या लगा दिया, बार लगा दिया। अब बार को कैसे हटाओगे, पहले संख्याओं को लिख लेते हैं, दो अंक के ऊपर बार है इसलिए दोनों लगा दिया, जिस अंक के ऊपर बाहर नहीं है उसको हमने घटा दिया, ठीक है भाई, तो ये आपके सामने आ गया 830 बच गया, और ऊपर कितना बच गया भाई 99। तो अब देखो भाई, हाँ इसको आप किससे काट सकते हो भाई, 3 से काटे क्या, 3 से तो कट रहा ही है ना, 610, और ये 3 3 3 से कट रहा है ना भाई, ये हो जाएगा आपके सामने, ठीक है। हाँ अब देखो, देखिए आप, अब इसने क्या दिया है, 50 से लेके 100 के बीच आने वाली विषम संख्याओं का योग, केवल विषम संख्याओं का योग लिखना है। मुझे एक बात बताओ, इसने ये पूछा है 50 से लेके 100 के बीच जो विषम संख्या आ रही है, मतलब 51, 53, ऐसे 99, इसका योग पूछा है। अब देखो थोड़ा नोटिस करो, अगर ये शुरू से दे देता तो आराम से हो जाता, ठीक है, लेकिन अब हम कर सकते हैं भाई, शुरू से स्टार्ट कर सकते हैं इसको, कोई आपत्ति है क्या, तो हाँ अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एक से लेके, अगर मैं लिख देता हूं एक से लेके, एक से लेके 100 तक विषम संख्या है, एक से लेके 100 तक विषम संख्या है, उसमें से मैं एक से लेके, एक से लेके 50 तक, 50 का मतलब 49 तक संख्या में घटा दूं, संख्या में घटा दूं तो कितना आ जाएगा, ये मान आ जाएगा भाई, एक से लेके 100 तक विषम संख्या है, उसमें से मैं एक से लेके 50 तक घटा दूं तो ये 50 से लेके 100 तक ही बचेगी भाई, जाहिर सी बात है भाई, मैं कहना ये चाह रहा हूँ जो एक से लेके 100 तक संख्या है, विषम संख्या है, ये होगी, तो उसमें से मैं एक से लेके 50 तक विषम संख्या घटा दूं, ठीक है, तो यहाँ पे बताओ एक 50 से लेके 100 तक बच जाएगी ना, तो यही है, पहले n का मान निकालो, n का मान कैसे होता है भाई, देखो यहाँ पे, अब आपको पता होना चाहिए 100 संख्या है, उसमें आधी सम होती है और आधी विषम होती है, तो इसका मतलब 50 सम हो जाएगी और 50 विषम हो जाएगी, या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो n का मान विषम हो तब आप n का मान ऐसे निकालोगे, तो ये हो जाएगा 99 प्लस 1/2, कितना हो जाएगा 100/2, कितना आ जाएगा भाई 50, यहाँ पे तो 50 आ गया, ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा n का मान, यहाँ पे n का मान आ जाएगा n+1 करेंगे भाई, n+1/2, 49+1/2, कितना हो गया भाई 50/2, ठीक है भाई, 50 अपॉन 2, 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 50 अपॉन
बराबर कितना हो गया 25। अब मुझे एक बात बताओ, विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, एन स्क्वायर होता है। क्या होता है भाई, एन स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके सामने एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, एन का मान कितना हो गया भाई, 50 का स्क्वायर माइनस एन का मान कितना हो गया भाई, 25 का स्क्वायर। 50 का स्क्वायर कितना हो गया भाई, 2500, और यहाँ पे कितना हो गया भाई, 625। ठीक है, हाँ। तो बताओ देखिए कितना आ जाएगा आपके सामने ये, तो 100 में से ये हो जाएगा आपके सामने 1875। अरे आगे की बात सुन में, तो एन सम संख्या, एन विषम संख्या है, एन विषम संख्या का योग निकालने का फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। ठीक है भाई, हाँ एन स्क्वायर होता है फॉर्मूला। ठीक है भाई, मैंने आपको बताया था भाई। हाँ, तो चले आगे। देखो देखिए आगे चलते हैं, और यहाँ पे क्या है, 50 से लेके 100 के बीच आने वाली सम संख्याओं का योग। तो इसका मतलब है मैं क्या करूंगा, जो 1 से लेके 100 तक है भाई, जो 1 से लेके 100 तक है उसमें से, 1 से लेके 100 तक जो सम संख्या है उसमें से मैं 1 से लेके 50 तक, 50 तक सम संख्या घटा दूंगा। तो क्या हो जाएगा भाई, ये 50 से लेके 100 के बीच में सम संख्या आ जाएगी। हाँ, अब मुझे एक बात बताओ, 1 से लेके 100 तक, इसका मतलब सम संख्या कौन सी होगी भाई, 2 4। ठीक है भाई, देखो ऐसे 2 4 6, ऐसे 100 तक कौन सी होगी, लास्ट में 100। ठीक है, और यहाँ पे 1 से लेके 50 तक कौन सी होगी, 2 4। हाँ, ठीक है, ये 50 तक होगी। अरे आगे बात सुन में, हाँ। हाँ तो बताओ देखिए बेटा जी, अब इसका, बेटा जी नाम आ गया भाई तुम तो मेरे दोस्त हो भाई। हाँ, देखो देखिए हमने क्या किया भाई, गला उतर देने लग गया भाई। हाँ, 1.5 घंटा हो गया भाई, एक साथ चल रहे हैं। अब देखो देखिए आप मुझे एक बात बताओ, हाँ, तो एन सम संख्या का योग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपके सामने, यहाँ पे तो हम रख देते हैं कैपिटल एन, एन प्लस वन। ठीक है, और यहाँ पे स्मॉल एन ले लेते हैं क्योंकि ये कम है। ठीक है, तो सम संख्या का योग निकालने का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है भाई, हाँ। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे कितनी संख्या है ये, हाँ, तो हाँ, देखिए, तो ये 50 संख्या है। यहाँ पे देखो आप मुझे एक बात बताओ, ये 2 से स्टार्ट हो रही है, कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये 2 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, हाँ, हेलो, हेलो, हाँ भाई, देखो देखिए, हाँ पानी पी के आए हैं भाई। देखो देखिए, अब इसने बोला है 50 से लेके 100 के बीच में आने वाली सम संख्या का योग है वो निकालना है। ठीक है भाई, लेकिन इसने बोला है 50 से लेके, एक सेकंड भाई, 50 से लेके 100 के बीच की बात कर रहा है, इसका मतलब 100 नहीं लेंगे यहाँ पे। ठीक है भाई, यहाँ पे हम 100 नहीं ले सकते हैं क्योंकि इसकी बीच की संख्या की बात कर रहे हैं हम। तो तो कौन सी आ जाएगी भाई, 98 है। अब देखो, हाँ, तो 98 यहाँ पे n का मान कैसे निकालोगे भाई, यहाँ पे n का मान n/2, तो ये हो जाएगा आपके सामने 98/2। ठीक है भाई, ये हो जाएगा 49, n का मान 49 आ गया। यहाँ पे n का मान कितना आएगा, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे भी वही करेंगे भाई, n/2। ठीक है, पे मान रख देते हैं भाई, ये हो जाएगा आपके सामने 49, और ये हो जाएगा भाई 49 प्लस 1 माइनस, ये हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा 25 प्लस 1।
ठीक है भाई। तो ये हो गया 49 मल्टीप्लाई 50 और ये हो गया 25 मल्टीप्लाई 26। ठीक है भाई। हाँ, तो ये हो गया आपके सामने, हाँ 2450 और ये हो गया आपके सामने 650। ठीक है। अब इसमें से घटाओगे तो ये कितना आ गया आपके सामने 1800। कितना आ गया आपके सामने 1800। ठीक है। तो ये आप आराम से कर सकते हो। देखो देखिए मैंने यहाँ पे 100 क्यों नहीं लिया, पहले मैंने ले लिया था, ध्यान नहीं दिया था, क्यों? क्योंकि इसने 50 से लेके 100 के बीच की, 50 से लेके 100 के बीच की सम संख्या का पूछा है, इसका मतलब 100 नहीं ले सकते आप। ठीक है भाई, 100 नहीं ले सकते। हर कोई सोचेगा भाई 50 भी नहीं ले सकते ऐसे, तो मैंने 50 को निकाला भाई, देखो इसमें से निकाल दिया है। 50 को क्या इसमें रखा है क्या? मैंने नहीं रखा। देखो 50 को मैंने इसमें से निकाल दिया। देखो ये निकाल रहे हैं ना नंबर, देखो ये नंबर निकाल रहे हैं 2 4 6 8, तो ये 50 भी निकल रहा है ना इसमें से, तो इसका मतलब मैंने 50 नहीं लिया है। तो इसका कहने का मतलब ये पूछना चाह रहा है 52 54 ऐसे करके 98 तक। तो ये संख्या कैसे आएगी? ये 2 से लेके 98 लेंगे हम, उसमें से 2 से लेके 50 तक निकाल देंगे, तब जाके ये संख्या आपके सामने आ जाएगी। ठीक है भाई, इसको आप नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, ओ ठीक है, फिर आज के लिए है इतना ही काफ़ी। ठीक है भाई, तो आप जाने से पहले आप इस क्लास को लाइक और शेयर करके जाओगे, उम्मीद है सब्सक्राइब तो कर रखा होगा। हाँ भाई, हाँ हम आपके लिए मेहनत करते हैं भाई इतनी, तो थोड़ा बहुत आप भी प्यार दिखाया करो भाई। हाँ, मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में, फिर वहीं पे वही काम करेंगे हम। टॉपिक्स वाइज पहले हम बेस पढ़ेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है भाई। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास, टेक केयर, सी यू, बाय।